मैंने सिर्फ स्लीपी क्लासेस फॉलो किया है ऑप्शनल के लिए और कुछ मटेरियल नहीं। मैं तो फुल थैंक करता हूँ स्लीपी क्लासेस के नोट्स का। I had referred to Sleepy Classes, that is Shekhar sir's videos on sociology. स्लीपी क्लासेस का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। स्लीपी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट मुझे पता चला था कि स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ। Sleepy classes I completely relied on your channel. सिर्फ स्लीपी की वीडियोस ही देखी है। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस इज वन ऑफ दोस मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। नमस्कार, मेरा नाम नवनीत मुकेश कुमार शर्मा है। सभी दिल्ली नॉलेज टेक डीकेटी के व्यूवर्स को मेरा नमस्कार और आपका धन्यवाद मैं यहीं से प्राप्त करता हुआ इस वीडियो के माध्यम से मैं मेरे छोटे व बड़े बहन भाइयों को आरएस की जर्नी व आरएस के लिए रिसोर्सेज व आरएस को क्रैक करने के लिए एक स्ट्रेटजी क्या होती है वो बताने की प्रयास करूँगा। मैंने आरएस के प्रथम प्रयास में 87 रैंक प्राप्त की थी और इस आरएस के सेकंड अटेम्प्ट में 3rd रैंक प्राप्त कर राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को ज्वाइन करूँगा। अभी मैं जहाँ बैठा हूँ वह RTS RITI तहसीलदार ट्रेनिंग सर्विसेज है और अब मैं SDM के पद पर पदस्थापित होऊंगा। शुरुआत करते हैं इस पूरी जर्नी की। ये जर्नी आपकी 2 या 3 साल की काफ़ी उतार चढ़ाव भरी रहेगी। यहाँ पर सवाल हम लेंगे कंसिस्टेंसी से भरे, प्रीलिम से भरे, मेंस से भरे और इंटरव्यू से भरे कि हर एक स्टेज पर आपको कौन से रिसोर्सेज का उपयोग करना चाहिए, किस प्रकार से आपको उन रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना चाहिए, कितने टेस्ट देने चाहिए, कितने मॉक इंटरव्यूज़ देने चाहिए, क्या मॉक इंटरव्यूज़ देना, क्या टेस्ट देना वर्थ इट है या नहीं है, कौन कौन से सोर्स पढ़ने चाहिए और आपका सबसे प्यारा सवाल क्या होती है स्टैंडर्ड बुक्स और क्या सही में स्टैंडर्ड बुक्स ज़रूरी है या भी नहीं। मैं शुरुआत करता हूँ पहले एक सवाल से, क्यों कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। मैं गुलापुरा का निवासी हूँ। आज मैं बैठा हूँ अजमेर में, मुझे गुलापुरा जाना है। मेरे जहन में एक सवाल आएगा कि मुझे गुलापुरा पहुँचना है। अगर मैं गुलापुरा जाते हुए, जो कि यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है, अगर मैं 70 किलोमीटर दूर जाने के लिए बीच में रुकता हूँ, कहीं चाय पीने रुक जाता हूँ, कहीं रास्ता भटक जाता हूँ, किसी और रास्ते पे चल जाता हूँ, कहीं मेरे बीच में दोस्तों के पास बात करने बैठ जाता हूँ या चाय की थड़ी पर बैठ जाता हूँ, तो शायद मुझे मेरे गंतव्य, मेरे लक्ष्य पर पहुँचने में अधिक समय लगेगा। यदि मैं लगातार अपने लक्ष्य की ओर, लक्ष्य का निर्धारण कर लगातार उसी तरह से लगातार बढ़ता रहूँ, तो शायद मैं अल्प समय में मैं मेरे लक्ष्य की ओर प्राप्त कर सकता हूँ। यही कहानी है मेरी। फर्स्ट अटेम्प्ट 87 रैंक, सेकंड अटेम्प्ट 3rd रैंक, लगातार उसी ओर चलते रहना ही कंसिस्टेंसी है। कहीं रुकना नहीं, कहीं थमना नहीं, लगातार आगे बढ़ते रहना एकमात्र विकल्प है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को पास करने का। कंसिस्टेंसी की बात रही या फिर लक्ष्य निर्धारण की बात रही, मैं हमेशा एक बात स्टूडेंट्स को या मेरे भाइयों बहनों को कहता रहता हूँ कि हमें हमारा क्यों निर्धारित करना चाहिए। आज मैं आपके समक्ष मौजूद हूँ मेरे क्यों की बदौलत। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका क्यों इतना अडिग होना चाहिए, इतना अटल होना चाहिए कि सुबह अगर 4 बजे आप उठ रहे हैं या देर रात आप पढ़ रहे हैं, तो आपको जब नींद आए तो आपको आपका क्यों याद आए और बेड की ओर धक्का मारते हुए आप उठे। वह क्यों आपका माता पिता हो सकते हैं, वह क्यों आपको किसी दोस्त, रिश्तेदार या किसी और ने कोई बात बोली, वो चुभ रही हो सकती है, पर आपका क्यों का निर्धारण अवश्य जरूरी है। मेरा क्यों अवश्य मेरे माता पिता है, और मेरे माता पिता इसलिए है क्योंकि बचपन में एक छोटा सा लड़का कभी सुनता है कि अगर आप RS बन जाओगे तो आपके माता पिता की उम्र 5 से 10 साल बढ़ जाएगी। वही एक क्यों बन गया था मेरा कि यदि मैं मेरे माता पिता को खुशी के पल दे सकूं या मेरे माता पिता को खुशी के आंसू दे सकूं, जिससे वह ये कह सके कि आज मैं SDM का पापा बन गया हूँ या आज मैं SDM की मम्मी बन चुकी हूँ, तो वो खुशी उनको इतनी होगी कि वह उस खुशी के बदौलत उनका उम्र बढ़ जाएगी या वो अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी आज जी रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ आप भी कंसिस्टेंट रहे और अपने माता पिता को अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी दें। अब हम स्ट्रेटजी की ओर बात करते हैं। लगातार मुझे पूछा जाता है कि RS प्री में आपके कट ऑफ से 2 गुना नंबर आए थे। RS प्री की 2024 की कट ऑफ 70 बन गई थी और मेरे 131 नंबर आए थे, तो इसके पीछे क्या एक स्ट्रेटजी अपनाई थी। मैं कहता हूँ मैंने स्प्रिंग बोर्ड से ऑनलाइन कोचिंग की थी, उसके बाद लगातार टेस्ट दिए। आप पूछते हैं कि क्या NCERT पढ़नी चाहिए, क्या RBSC की किताबें पढ़नी चाहिए या फिर और भी राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी किताबें, IGNOU की किताबें, अलग अलग किताबें चलती हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि माफ़ कीजिएगा, इतने समय मैंने तैयारी नहीं की कि मैं सारी किताबें पढ़ पाऊँ। जो मैंने निर्धारित कंटेंट तैयार कर लिया था उसी को बार बार रिवाइज़ किया। आज भी जब मैंने पढ़ाई छोड़ दी है, मुझे मेरी कॉपी के किस पन्ने की किस लाइन पर क्या लिखा हुआ याद है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको याद है या नहीं,
परंतु सोचने वाली बात यह है कि मैंने एक ही सोर्स को अगर 100 बार पढ़ा है तो मुझे बिल्कुल याद हो जाएगा कि मेरे कॉपी के किस पन्ने पर क्या लिखा है। बजाय कि मैं ये भी कर सकता था कि मैं एनसीईआरटी पढूं, फिर मैं वही चीज़ आरबीएसई से पढूं, फिर मैं वही चीज़ इग्नू से पढूं, या फिर मुझे एमडीएसयू या राजस्थान यूनिवर्सिटी की कोई ऑथेंटिक बुक से वही चीज़ मिल जाए, उसे भी मैं वापस पढूं। तो मैंने अलग अलग जगह से अगर चीज़ पढ़ ली और मैं याद ही नहीं कर पाया तो एग्जामिनेशन हॉल में मेरी मेमोरी जाएगी, मेरे साथ वो किताबें नहीं जाएगी कि नवनीत ने 10 किताबें पढ़ी है। ज़रूरी नहीं कि आप 10-15 किताबें पढ़कर आरएस बने, और ये भी ज़रूरी नहीं कि आप एक किताब पढ़कर आरएस ना बने। आपके सामने मैं मौजूद हूँ, ज़्यादा कंटेंट कभी फॉलो किया नहीं है। आपको मैं आज कह रहा हूँ सभी कंटेंट अपने आप में बेस्ट है, सभी कंटेंट, पर आपको उस कंटेंट पर विश्वास होना चाहिए। मैंने जब नोट्स उठाए मैंने अपना पूरा विश्वास उस कंटेंट पर किया। अगर मैंने उस कंटेंट पर विश्वास नहीं करता और मैं इधर उधर डगमगाता रहता तो शायद मुझे वो कंटेंट कभी याद नहीं होता। प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स के समय जब आरएस प्री 2023 व आरएस प्री 2024 दोनों में 130 व 131 नंबर आए। आरएस प्री 2023 में कट ऑफ गई थी 100 और आरएस प्री 2024 में कट ऑफ गई थी 71। मैं समझता हूँ मेरी आरएस प्री 2023 में तैयारी ज़्यादा थी बजाय आरएस प्री 2024 के, परंतु कट ऑफ से लगभग 2 गुना नंबर तो आरएस प्री 2024 में आए। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह है कि आप कितना कंसिस्टेंट तौर पर सेम प्रोसेस फॉलो करते हो। मुझे आरएस प्री 2023 की जब मैं परीक्षा दे रहा था तो मुझे अंदर से एंग्जाइटी हो रही थी कि क्या मैं प्री पास कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। जब पहला अटेम्प्ट मेरा था और उस एंग्जाइटी के चलते लगातार मन में सवाल आ रहे थे कि कैसा प्रश्न आएगा, क्या आरपीएससी क्या पूछेगी, क्या मैं आरपीएससी के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दे भी पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। परंतु जब दूसरी बार एग्जाम देने गया तो मन में एक कॉन्फिडेंस था। मेरे पापा ने मुझे पूछा था कि सब लोग पढ़ रहे हैं एग्जाम के 2 घंटे पहले, आप किताब कॉपी की तरफ देख क्यों नहीं रहे हो। मैंने कहा कि प्री के लिए आपको चाहिए शांत दिमाग और मन में शिथिलता। मेरे दिमाग शांत था, मैं अंदर भी जब गया मुश्किल प्रश्नों पर घबराया नहीं, अपने आत्मविश्वास को सराहा और आगे बढ़ता गया। इसी वजह से शायद आरएस प्री में कट ऑफ से 2 गुना नंबर आ पाए। रही बात कि आप कितने ऑब्जेक्टिव टेस्ट देना चाहते हो, मैं कहूँगा कि प्री के लिए आप ऑनलाइन सोर्स तौर पर अगर टेस्ट दो, मॉक टेस्ट, या फिर ऑफलाइन तौर पर दो, पर आपको देनी चाहिए। साथ ही साथ मैं ये भी बात कहूँगा कि आरपीएससी 1 साल में लगभग 240 पेपर करवाती है। आरपीएससी लगभग 240 पेपर करवा रही है और आप लोग कितने पेपर देख रहे हैं। हम मान सकते हैं कि कुछ संस्कृत के होते हैं, कुछ उर्दू विषय के होते हैं, कुछ पंजाबी के होते हैं, परंतु 50 पेपर तो कम से कम जीके के हर साल करवाए जा रहे हैं ना। अगर हम उन 50 पेपरों को देखें तो शायद हमें आरपीएससी की बारीकियों का पता लग सकता है कि आरपीएससी हमसे चाह क्या रही है। बेशक आपको याद होगा कि गांधी जी दांडी यात्रा के लिए निकले थे तो उनके पास कौन सा वाद्य यंत्र था, मुझे याद नहीं है, आज भी याद नहीं है, पर मुझे वो सवाल याद है जो आसान थे और किए जा सकते थे। बस आपको ये पहचानना है कि आपकी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है। बचपन से ही आपने सुना होगा कि आपकी स्ट्रेंथ को आप कभी वीक नहीं करना चाहिए और अपनी जो वीकनेस है उसको लोगों के बराबर कर देना चाहिए। कि अगर कोई व्यक्ति वो आंसर कर पा रहा है या अमूमन ज़्यादातर व्यक्ति अगर वो उत्तर कर पा रहे हैं तो आप भी वो उत्तर करें और अपनी स्ट्रेंथ को इतना मजबूत कर ले कि किसी व्यक्ति को अगर वो प्रश्न नहीं आ रहा है फिर भी आप कर सकें। मॉक टेस्ट देने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने चाहिए। अप्रैल 2023 से लेकर सितंबर 2025 तक लगभग मैं टेस्ट देता रहा, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, हमेशा हर संडे को टेस्ट लिखना रेगुलरिटी थी। स्प्रिंग बोर्ड में प्री के टेस्ट सीरीज लिखता, रैंक अगर बार बार आती तो मन करता कि और अच्छी रैंक लाऊं। मेरा वहाँ भी लक्ष्य यही था कि मैं फर्स्ट रैंक स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी के टेस्ट पेपर में लाऊं। आज भी मेरा यही लक्ष्य था कि मैं आरपीएससी आरएस में फर्स्ट रैंक लेके आऊँ। हालांकि 3rd रैंक आई है, पर सराहना करने की बात यह है कि अगर आप कभी, मेरी मम्मी ने कहा था कि आप लक्ष्य का निर्धारण ऐसे कीजिए कि चांद पर अगर जाना है तो तारों पर निशाना साधिए, कम से कम चांद पर तो आके गिरोगे ही गिरोगे। तो अपना लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखिए। अगर आप चांद पर भी आके गिरोगे तो लोग आपकी सराहना तारों से भी बढ़कर करेंगे। रही बात प्रीलिम्स के सक्सेस की, कंटेंट स्ट्रेटजी सब पूछते रहेंगे। मेरी स्ट्रेटजी है डेली कंसिस्टेंट हार्ड वर्क। सोर्सेज एक XYZ किसी भी जगह से आप कुछ भी उठाइए, बार बार चेंज मत कीजिए। अगर मैं कोई किताब छापता हूँ तो मैं पूरा सामर्थ्य लगाऊंगा कि कोई आदमी ऐसा ना कहे कि इसमें कुछ कमी छूट गई। तो जो भी कोचिंग, चाहे स्प्रिंग बोर्ड की बात कर ले, तो वे पूरा अपना सामर्थ्य लगाएंगे कि कोई भी ये ना कहे कि हमारे कंटेंट से ये चूक गया। तो आप एक चीज़ उठा लीजिए और उसे बार बार पढ़ते रहिए। बार बार पढ़ने से आप बिल्कुल सब कुछ पा लेंगे जो मैंने पाया है शायद। रही बात अब मेंस की कर लेते हैं।
मेंस एक बड़ा फैक्टर हो जाता है। मेरे इस बार 282.5 मार्क्स आए हैं 2024 के मेंस में, और 2023 के मेंस में 313 नंबर आए थे। आपको मैं मेंस का मोटा मोटा ओवरव्यू दे देता हूँ। पेपर 4 पेपर होते हैं। 4th पेपर हिंदी इंग्लिश का होता है, जिसको किंग मेकर कहा जाता है, कि आप अगर पेपर 4 में अच्छा स्कोर करते हैं तो आप काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप अच्छे पद पर या अच्छी रैंक ला सकते हैं। पर पेपर 1, 2, 3 ये तीनों भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 में बात करें तो हिस्ट्री की। हिस्ट्री में राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर, इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया की एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री, ये 5 या 6 कंपोनेंट्स मिला के 75 नंबर के होते हैं। अब बात ये है कि क्या हम यूपीएससी की तरह स्पेक्ट्रम को पढ़े उन 10 नंबर के लिए? क्या हम उन 10 नंबर के लिए बिपिन चंद्रा की किताब उठाकर उस मोटी सी किताब को रट डाले? मैं तो ये नहीं करता था। हालांकि स्पेक्ट्रम देखी थी, कुछ पेज पढ़े भी थे, काम आई नहीं। ये मैं दिल से स्ट्रेटजी बता रहा हूँ उन सभी भाई और बहनों के लिए जो लगातार डगमगाते रहते हैं कि इंडियन हिस्ट्री के लिए कौन सी किताब पढ़ें। मेरे काफ़ी सारे साथी हैं जो यहाँ तहसीलदार सर्विसेज में भी है, उन्होंने बेशक पढ़ी होगी, मैं नहीं पढ़ पाया, पर मैंने वो चीज़ बार बार पढ़ी जो मेरे पास लिखी हुई थी। मुझे अगर मेरे सामने लिखी हुई चीज़ ही याद नहीं है तो मैं किसी और सोर्स पर जाके क्या कर दूँगा। बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि हम बेसिक जो चीज़ें हैं वो कवर कर लें। बिपिन चंद्रा के हाथ नहीं लगाया, स्पेक्ट्रम आधी पढ़ी थी पर सेकंड रिवीजन नहीं हो पाया। शायद स्पेक्ट्रम से ऐसा कुछ था नहीं जो आया था। तो आप स्वयं सोचिए कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्पेक्ट्रम मत पढ़िए, बिपिन चंद्रा मत पढ़िए, आप पढ़िए, पर अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे तो आप स्पेक्ट्रम ही पढ़िए बार बार, ताकि उससे अगर कोई चीज़ आ जाए तो वो आपकी छूटनी नहीं चाहिए। रही बात वर्ल्ड हिस्ट्री की, वर्ल्ड हिस्ट्री में इस बार एक क्वेश्चन आया था चीन वाला। वो आया था अर्जुन देव नाम की किताब जो वर्ल्ड हिस्ट्री की है, ओल्ड एनसीईआरटी। ओल्ड एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ गया, न्यू एनसीईआरटी में वो था नहीं, तो अब आप ओल्ड एनसीईआरटी भी पढ़िए। अब इतना सोर्स तो नहीं हो सकता ना। हालांकि भगवान की कृपा से वो मुझे आता था, और शायद अर्जुन देव की किताब जो 2007-8 के पास चलती थी, उस किताब का वो पढ़ना पढ़ लिया था। रही बात राजस्थान हिस्ट्री व कल्चर की, आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें देखेंगे तो शायद 10 किताब होगी। एक किताब संगीत पर, एक किताब कला व संस्कृति पर, एक किताब नृत्य पर। हालांकि हुकुमचंद माली व नारायण सिंह जी की किताब, अगर मैं नाम सही बोल रहा हूँ, तो उनकी किताब भी आती है जिसमें हिस्ट्री और कल्चर दोनों कवर होते हैं, पर वह किताब भी इनपुट आउटपुट की रेशियो से बहुत आगे निकल जाती है। 20 नंबर के लिए हम इतनी मोटी किताब पढ़ लें, शायद पढ़ भी रहे होंगे लोग, और शायद मुझसे ऊपर भी होंगे, पहले भी सेलेक्ट हुए हैं, बाद में भी होते रहेंगे, पर मैं नहीं पढ़ पाया था। हालांकि कुछ चीज़ें देखी थी पर पूरी किताब नहीं पढ़ पाया था। कारण समय कम था। 3 साल ही तैयारी की है, 3 साल तैयारी की, परंतु जो मेरे सामने था वो मुझे रटा हुआ है, वो मुझे आज भी रटा हुआ है। अगर आज मुझे कैमरे के सामने खड़ा करके बोले कि पहली लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक सुनाओ, तो मैं सुना दूंगा आपको। चंडावल घटना के बारे में जिक्र था। चंडावल घटना थोड़े बहुत देखना पड़ता है आसपास से। चंडावल घटना का क्वेश्चन 2024 मेंस में आया था, वो किसी और सोर्स से कवर हो रहा था, तो छोटा मोटा बारीकियाँ कवर करनी पड़ती है। परंतु हम बिल्कुल ही स्टैंडर्ड बुक्स के नाम से भटक जाए, ये कतई सही नहीं है कि आप स्टैंडर्ड बुक्स के नाम से एक ही हिस्ट्री के लिए 10 किताबें पढ़ रहे हैं। अगर आप 10 किताबें पढ़ रहे हैं तो शायद वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि 10 किताबें आपको याद कभी नहीं रह पाएंगी। आपको राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी भी पढ़नी है तो सिर्फ उसी को पढ़िए, फिर और कुछ मत पढ़िए। रही बात इंडियन इकोनॉमी की, मैं पिछली बार भी जब सेलेक्ट हुआ था तब स्प्रिंग बोर्ड की किसी क्लास में बोल रहा था कि इंडियन इकोनॉमी हमेशा से इंडियन इकोनॉमिक सर्वे व इंडियन बजट से आती है। स्टैटिक नोट्स कहीं काम नहीं आएंगे, इस बार भी नहीं। RS 2026 का प्री नहीं देखा है मैंने, ना ही मैंने मेंस देखा है, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ RS 2026 के मेंस में या 2027 में जब भी होगा, 2027 का बजट और 2027 के इकोनॉमिक सर्वे से ही सवाल आएंगे। चाहे आप न्यूक्लियर पॉलिसी वाला देखिए, चाहे आप MSME वाला देखिए, चाहे आप पिछली बार UNFCCC वाला देखिए, चाहे आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देखिए, ये सब कुछ इकोनॉमिक सर्वे के डब्बे से या निर्मला सीतारमण जी द्वारा जो बजट के दौरान स्पीच दिया गया था उसी से आए हैं और उसी से आते रहेंगे। ये बात आप समझ लीजिए। राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे के लिए आप सभी करेक्ट सोर्स फॉलो करते हैं, राजस्थान की इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना होता है। रही बात छोटी सब्जेक्ट की, मैनेजमेंट, शायद मेरे पता नहीं 2-4 नंबर आए होंगे, तो सोशियोलॉजी सवाल एक भी समझ नहीं आया था, और तीसरी सब्जेक्ट जो भी थी अभी नाम भी याद नहीं कर पा रहा हूँ, इतना हो गया। पर इन तीनों छोटी सब्जेक्ट्स से इतना मत घुस जाइए कि इनके लिए आप इग्नू के बड़े बड़े सोर्स फॉलो करने लग जाए।
हाँ, हो सकता है कि आपको 2 नंबर 4 नंबर का सवाल मिल जाए, मुझे भी एक्स्ट्रा मिले थे, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, पर आप एक स्टैंडर्ड नोट्स और उसके बाद एनसीईआरटी या आरबीएसई दोनों में से कोई एक फॉलो कर सकते हैं। राजस्थान के लिए आरबीएसई ज़्यादा बेहतर विकल्प होता है, पर ज़्यादा इग्नू या यूनिवर्सिटीज़ के चीज़ों के पीछे मत भागिएगा। पेपर 2 की बात करें, एथिक्स, बिल्कुल यूपीएससी लेवल की एथिक्स आई थी इस बार, पिछली बार भी आई थी। आपको आपकी एथिक्स पर काम करना चाहिए। गूगल से या यूपीएससी के टॉपर से या आरएस के टॉपर से या जहाँ से भी आपको उदाहरण मिले कि किस आईएएस ऑफिसर ने क्या काम किया है, किस मंत्री ने क्या काम किया है, हमें पता होना चाहिए कि समित शर्मा जी ने क्या काम किया है, हमें पता होना चाहिए कि रविंद्र गोस्वामी जी ने क्या काम किया है। अगर हमें उनके उदाहरण पता होंगे तो हम उत्तर में लिख सकते हैं। मुझे एक याद आता है कि तेरे मेरे बीच में एक तमिलनाडु के एक आईएएस थे, उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था। अब मैंने पढ़ा अखबार में और लिख दिया, तेरे मेरे बीच में मतलब बीच नहीं है, यहाँ पर BEACH है, मतलब गोवा वाला बीच, बीच की सफाई करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। एक आईएएस ऑफिसर अपने ये प्रोग्राम चला के लोगों को पब्लिकली अवेयर कर रहा है। ये उदाहरण अगर आप आपकी उत्तर कॉपी पे लिखेंगे तो शायद कुछ और ही झलकेगा और आपका रिजल्ट भी वो दिखा देगा। रही बात साइंस की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी लगभग 70% या 60% तक के मार्क्स कवर करता है। उसे आपको बिल्कुल करंट अफेयर्स से लिंक करके पढ़ना चाहिए, चाहे आप किसी भी कोचिंग के करंट अफेयर से पढ़े या फिर आप विजन जो भी आपका जहाँ से भी आप पढ़ना चाहते हैं वहाँ से पढ़े, पर टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स बेस्ड ही होती है। ज्योग्राफी जो मेरी फेवरेट और सबसे आसान सब्जेक्ट होती है, कभी भी कोई सवाल ऐसा नहीं आता जिसमें हमें सोचना पड़ता है कि इसका जवाब क्या देंगे। तो राजस्थान ज्योग्राफी के लिए एक चीज़ उठा लीजिए, उसी को पढ़ते रहिए, आप बिल्कुल सफल होंगे। मेरे ज़्यादातर सोर्सेज स्प्रिंग बोर्ड के ही है क्योंकि मैं वहीं से रिलेटेड हूँ। हालांकि कुछ और चीज़ें भी दिखी थी पर वो इतनी नहीं थी कि हम उसी में खो जाएं। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा कि मैंने हल्का फुल्का नहीं देखा था, पर वो हल्का फुल्का ही था। इसके बाद पेपर 3 की बात करें, पॉलिटी एंड आईआर का वेटेज उतना नहीं है जितना हम शायद उसमें ध्यान दे देते कि ट्रम्प साहब क्या कर रहे हैं। ट्रम्प साहब तो साल में 5 चीज़ें करते हैं और 5 अलग अलग होती हैं, तो जो एग्ज़ाम के आसपास की है उसी को याद रखें। दूसरी बात करते हैं कि इंडिया के रिलेशंस क्या चल रहे हैं, तो आईआर में लगातार बदलती रहती है। आपका जब एग्जाम हो रहा है उससे 1 साल पहले की आईआर तो आपको पूरी तरीके से पता होनी चाहिए। पिछली बार भी आया था कि ग्लोबल साउथ का इंडिया कैसे लीडर है या किस प्रकार से डायलेमा में है। इस बार भी प्रश्न आया था कि प्रधानमंत्री किस किस टाइम पे एक फॉरेन मिनिस्टर की भूमिका निभा रहे थे। तो ये प्रकार के सवाल आपकी पूरे पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं कि आपको नॉलेज कितना है। और रही बात पॉलिटी के लिए सभी लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, हालांकि मैंने लक्ष्मीकांत भी नहीं पढ़ी थी, पर पॉलिटी के लिए काफ़ी सारे अलग अलग जगह से पढ़ चुका था क्योंकि पहले एसएससी की तैयारी थोड़ी सी की थी, उसके बाद थोड़ा सेकंड ग्रेड, उसके बाद आरएस। तो पॉलिटी की एक पता थी कि पॉलिटी में मुझसे पूछना क्या चाह रहे हैं। रही बात पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, आप किसी भी नोट्स या फिर आरबीएसई से पढ़ सकते हैं। 3 छोटे सब्जेक्ट फिर वही कहूँगा, लॉ के लिए आपको अगर नंबर लाने हैं तो बेयर एक्ट पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात बिहेवियर पूरी आरबीएसई से और एनसीईआरटी से कवर होती है, यही कोचिंग के नोट्स वहीं से उठा के बनाते हैं। अगली बात रही आपके योगा एंड स्पोर्ट्स की, जो ख़त्म भी कर दिया है इस बार। अब योगा एंड स्पोर्ट्स बचा ही नहीं है, वो सिर्फ करंट अफेयर्स में रह गया, तो उसकी बात हम नहीं करते हैं। रही बात किंग मेकर पेपर 4 की, व्याकरण का वेटेज कम कर दिया गया है, शायद 30 नंबर की ही व्याकरण रह गई है और इंग्लिश में 20 नंबर की ग्रामर रह गई है। तो हमें मेक श्योर करना है कि जहाँ जहाँ ग्रामर आ रही है हमें उस ग्रामर को पूरी तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होता है ग्रामर का। अगर आपने सही लिखा है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, अगर आपने गलत लिखा है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि वहाँ आप नंबर ज़्यादा से ज़्यादा ला सके। रही बात निबंध की, तो यूपीएससी वाले निबंध जिस प्रकार से लिखते हैं उसी प्रकार का छोटा मोटा निबंध का प्रारूप इस बार कर दिया है इन्होंने। मार्क्स का वेटेज भी बढ़ा दिया, शायद 600 शब्द के आसपास निबंध कर दिए। तो निबंध में एक अच्छी प्रस्तावना, अच्छे कोटेशन, अच्छा कंक्लूजन आपके पास होना चाहिए ताकि उन सभी को गठजोड़ करके आप एक अच्छा निबंध लिख सकें। पत्र की बात भी कहूँगा तो आप हर जगह से पत्र पढ़िए, पर एक बार गूगल कीजिएगा और देखिएगा कार्यालय पत्र असली में होता क्या है, अर्थशास्त्र पत्र असली में होता क्या है, निविदा असली में दिखती कैसी है। अगर आप ये पढ़ लेंगे तो शायद आपकी जो भाषा शैली है उसमें शायद बाबत शब्द, हेतु, इस प्रकार के अलग अलग पत्र क्रमांक के माध्यम से आप लिखना सीख जाएंगे। तो शायद प्रोफेसर चेक कर रहा होगा तो उसे भी लगेगा कि कोई अधिकारी ही पत्र लिख रहा है, वो भी अल्प समय में। तो आप उनके पत्र गूगल पर जाकर अवश्य देखिए किस प्रकार से एसडीएम एक दूसरे एसडीएम से वार्तालाप करता है। यही अर्थशास्त्र के पत्र पिछली बार पूछा गया था, किस प्रकार से निविदा लिखी जाती है कि किसी टेंडर मंगाना है, टेबल्स का टेंडर मंगाना है, तो एसडीएम साहब टेंडर जारी कैसे कर रहे हैं, निविदा जारी कैसे कर रहे हैं। अगर आप ओरिजिनल निविदा देखेंगे तो शायद आप वो भाषा शैली भी सीख पाएंगे जिसे ही आप पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। रही बात इंग्लिश की, मैं राजस्थान की भूमि से आता हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं स्वयं इंग्लिश मीडियम से हूँ, पर आपके सामने क्लिष्ट भाषा में हिंदी का ही यूज़ कर रहा हूँ।
क्योंकि ये राजस्थान की ज़मीन है और यहाँ पर 90% व्यूअर्स मेरे राजस्थान वाले ही होंगे। राजस्थान में लोगों को सबसे बड़ी समस्या है अंग्रेजी से। यहाँ पर इंग्लिश का भी उपयोग नहीं कर रहा हूँ, अंग्रेजी का उपयोग कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम जिस सरकारी स्कूल से आते हैं वहाँ का मास्टर जो अंग्रेजी पढ़ा रहा होता है वो इंग्लिश नहीं बोल के अंग्रेजी बोलता है और उसका एक दायित्व होता है कि किसी भी प्रकार से वो अंग्रेजी में बच्चों को पास करवा दे। उस पृष्ठभूमि से आते हुए हमें हमारी इंग्लिश सुधारनी है। इंग्लिश कोई 6 महीने का गेम नहीं है, हमें इससे साल 2 साल पर कनेक्टेड रहना पड़ेगा। इंग्लिश के लिए आप मूवीज़ देखें तो सब टाइटल के साथ देखें, अखबार फॉलो करें तो इंडियन एक्सप्रेस बिल्कुल मेरा फेवरेट न्यूज़पेपर है। इंडियन एक्सप्रेस को पढ़े, जिससे आपकी वोकेबलरी इंप्रूव होगी, आपको सेंटेंस फ्रेमिंग आएगी और आपको कुछ शब्द ऐसे मिलेंगे कि आप फबिंग फिनोमिना, इको चेम्बर्स, इस प्रकार के कुछ शब्द यूज़ कर पाएंगे। एक अखबार की एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा। मैं तो बहुत छोटा हूँ अखबार लिखने के लिए, परंतु जो अखबार लिखते हैं शायद वो कहीं के चीफ सेक्रेटरी होंगे, शायद वो किसी डिपार्टमेंट के सचिव होंगे। अगर वो किसी डिपार्टमेंट के सचिव है, उन्हें पता है कि मुझे अखबार में कुछ लिखना है और उनको पता है अखबार में छपेगा और लोग देखेंगे, तो वो उस चीज़ को कम से कम 100 बार पढ़ेंगे सचिव होने के बावजूद, ताकि लोगों को स्टेटस डालकर बता सके कि मैंने ये आज अखबार में छापा है। तो वो अपना पूरा ज्ञान उसमें डालने का प्रयास करेंगे। उस एडिटोरियल को आप पढ़कर भले ही आपको 40% ही समझ में आए वो एडिटोरियल, पर वो आपको बहुत सारा ज्ञान दे जाएगा। हिंदी के लिए दैनिक जागरण बहुत अच्छा न्यूज़पेपर, आप फॉलो कीजिएगा। दोनों ही न्यूज़पेपर फॉलो करने चाहिए, इंडियन एक्सप्रेस और दैनिक जागरण। अब हम बात करते हैं आखिरी पड़ाव, इंटरव्यू। पिछली बार इंटरव्यू में 43 नंबर लाने वाला इस बार इंटरव्यू में 60 नंबर लेके आया है। 17 नंबर का फ़र्क आया कहाँ से? चलो, मुझसे पहला सवाल पूछा गया था कि आज के समय में यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र की जो भूमिका है वो अस्थिरता बढ़ी है, समझेंगे। जवाब मेरा होता है कि आज के 80 साल पहले यूएसए के प्रेसिडेंट और यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ने ये संकल्पना की थी कि हमारा यूनाइटेड नेशन कैसा होगा। उस समय उन्होंने कुछ बातें कही थी जिसको आज 75-80 साल बाद यूएसए का ही प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आके कहता है कि सीरिया पर मैं अटैक कर रहा हूँ, वेनेजुएला के हेड को मैं उठा के लाऊंगा, ईरान पर मैं अटैक कर रहा हूँ, या फिर बांग्लादेश में जो भी बातें बन रही है, पाकिस्तान के साथ हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उसके बाद जो हस्तक्षेप किया जाता है, या अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार लाने के पीछे भी कुछ हाथ थे। तो ये सभी चीज़ें उस चीज़ को साबित नहीं करती। दूसरी बात, 10 नवंबर को जब ह्यूमन राइट्स की घोषणा की गई थी, उसी ह्यूमन राइट्स को हम देखते हैं तो यूनाइटेड नेशन बचा नहीं पा रहा है। जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो बर्बरता की जा रही है, या फिर अफ़गानिस्तान में तालिबान सरकार के द्वारा जो ह्यूमन राइट्स की अवहेलना हो रही है, या फिर हम देखें गाज़ा पट्टी पर ह्यूमन राइट्स की अवहेलना हो रही है। यूनाइटेड नेशन ने डेमोक्रेसी की भी बात की थी, तो यूनाइटेड नेशन ने जब डेमोक्रेसी की बात की थी तो बांग्लादेश में डेमोक्रेसी बची नहीं है, अफ़गानिस्तान में डेमोक्रेसी बची नहीं है, म्यांमार में मिलिट्री कू हो रखा है, या अफ्रीका में देखेंगे तो ज़्यादातर देशों में मिलिट्री नहीं, डेमोक्रेसी नहीं रही है। फिर यूनाइटेड नेशन की भूमिका कहाँ रहती है? इसी प्रकार के कुछ सवाल थे। ये सब मैंने मेरे स्ट्रीम बोर्ड में जब मैं क्लासेस ले रहा था उस समय सीखने का प्रयास किया कि किस प्रकार से एक अच्छा वक्तव्य आप बोल सकते हैं जिससे अगले आदमी को आप प्रभावित कर सके। प्री होता है कि आप में के पास कितनी नॉलेज है, मेंस होता है कि आपकी हाथ की बनावट व लिखावट कैसी है, और इंटरव्यू होता है कि आपकी जुबान कैसी है। हालांकि ये सभी नॉलेज बेस्ड होते हैं, परंतु आपको अगर आपकी बात डिलीवर करना नहीं आ रही है तो थोड़ी बहुत समस्या है। आपको अपनी बात डिलीवर करना सीखना पड़ेगा। उसके लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है। एक मिरर प्रैक्टिस होती है कि आप कांच के सामने बैठकर बोलिए, अपने एक्सप्रेशंस देखिएगा कि मुझे पता है कि मेरी आँख का ये भौरा ऊपर आता है, मुझे पता है मैं कंट्रोल भी नहीं करता, दिस इज पार्ट ऑफ माई एक्सप्रेशन। तो मुझे इंटरव्यू को किस प्रकार से गाइड करना, हालांकि अब इंटरव्यू का पैटर्न चेंज हो चुका है, काफ़ी सारे एनालिटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, करंट अफेयर्स बेस्ड इंटरव्यू होता है, आपको अपना बैकग्राउंड भी तैयार करना होता है। मैं अगर साइंस से हूँ तो मुझे साइंस की चीज़ें पता होनी चाहिए, जहाँ से मैंने कॉलेज की, अगर मैंने आईआईटी से की है तो आईआईटी के बीटेक के बारे में पता होना चाहिए, मैंने बीएससी की है तो मुझे बीएससी के बारे में पता होना चाहिए, अगर मैं बीकॉम का विद्यार्थी हूँ तो मुझे अकाउंट्स के बारे में पता होना चाहिए, अगर मैं आर्ट्स का विद्यार्थी हूँ तो शायद मुझे हिस्ट्री या फिर कुछ पूछे जाएंगे, इंग्लिश लिटरेचर का होगा तो मुझे पोइट्स के बारे में पूछा जाएगा। तो अपना बैकग्राउंड मजबूत होना चाहिए। यहाँ पर जिले से सवाल रिलेटेड सवाल नहीं पूछे जाते हैं। हॉबी ज़रूर तैयार करनी चाहिए, अपनी एक हॉबी से रिलेटेड सवाल भी होते हैं। हालांकि मेजर जो इंटरव्यू 2024 वाला चला है वो करंट अफेयर बेस्ड चला है कि आपको देश दुनिया व आपके क्षेत्र के बारे में कितना ज्ञान है और आप कितना सोचते हैं। कुछ एथिकल पार्ट्स पे भी आप चला था कि हम जो प्रशासक चाह रहे हैं या आरपीएससी जो प्रशासक चाह रहा है, क्या वो उन मापदंडों पर खरा उतरेगा जो भारत सरकार, राजस्थान सरकार चाह रही है। तो इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। 2 इंटरव्यू के बाद मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि जितना आप बनावटी कम रहोगे, जितना अपना खुद का
ऑनेस्टी लाओगे उतनी ज़्यादा आप इंटरव्यू में मार्क्स गेन कर पाओगे। अगर आप बिल्कुल रो जाओगे, उनके सामने अपनी बात प्रस्तुत करोगे और जो फील करते हो वही बताओगे, तो अवश्य अवश्य आपके इंटरव्यू में अच्छे नंबर आएंगे। धन्यवाद। और भी आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, प्रयास करूंगा डीकेटी टीम के माध्यम से या मैं खुद उनका जवाब दे सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।